अभी तक हम देख रहे थे चैप्टर सिक्स का सी वाला पार्ट, जिसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार मैं फटाक से रिकैप कर देता हूँ। ये है आपका 83, 85, ये है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या प्रोक्लेम ऑफेंडर। फिर 86 से कहता है कि आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ अटैच होगी अब्सकॉन्डिंग की, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? एबव द पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफाई करेगा एबव द एसपी रैंक। ठीक है। 87 कि मान लीजिए गलती से कोई आपकी प्रॉपर्टी उठा ले आया है, तो उसका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आप कैसे करेंगे, दूसरा पार्टी कैसे करेगा। 88 हो गया कि मान लीजिए अब कोई क्लेम व्लेम करने वाला नहीं है, तो सेल कैसे होगी, इसका सेल एंड रेस्टोरेशन कैसे होगा। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया था। अभी हम देखेंगे 6 का डी। ठीक है, कि मतलब सम्मन मैं बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी अपलोड करके वीडियो है मेरा। सम्मन के बाद वारंट जारी होता है। इन दोनों प्रोसीजर के बाद जब ऑफेंडर नहीं आता है, तो वो उसको प्रोक्लेम किया जाता है, उसको ऑफेंडर घोषित किया जाता है। ठीक है, और ऑफेंडर घोषित होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाती है, कोई कैसे क्लेम करता है, फिर क्लेम के बाद कैसे सेल होती है वगैरह। अब 6D में क्या लिखा है? 6D में लिखा है कि कोर्ट के पास एक पावर होती है, मैं अभी बताऊंगा 90 में, कि वो सम्मन के साथ साथ उसी के साथ वारंट भी जारी करते। ठीक है, किन कंडीशनों में, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शन 90 क्या कहता है? इशू ऑफ वारंट, इशू ऑफ वारंट इन लीन ऑफ एडिशन ऑफ, मतलब इतना समझो, इन लीन ऑफ, ये एक उसका टर्म है, जुडिशरी टर्म है। इन लीन ऑफ एडिशन टू सम्मन, मतलब सम्मन जब जारी हो रहा हो, उसी के साथ साथ वारंट जारी होगा। कौन जारी करेगा? कोर्ट जारी करेगी। किन कंडीशनों में जारी करेगा, ये सुन लीजिए। अगर रीजन टू बिलीव ऑफ एब्सकॉन्डिंग हो, कोर्ट को ये महसूस हो कि ये एब्सकॉन्ड हो सकता है, इसके पास ज्यों ही सम्मन जाएगा ये फरार हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको ये पास लगेगा कि इसके पास ज्यों ही सम्मन जाएगा, तो वो सम्मन के साथ ही वारंट भी जारी कर देगा। और वारंट कैसे जारी होता है? वारंट किसी ऑफिसर के नाम से जारी होता है। वो ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वो लेके आए और कोर्ट के सामने पेश करे। दूसरा, टाइम फेल टू अपीयर। ठीक है, जो टाइम उसको दिया जा रहा है कि भैया ये है सम्मन, टाइम टू अपीयर, ठीक है, उसमें वो इंटेंशनली फेल करेगा, जानबूझ के वो फेल करेगा, आना ही नहीं चाहेगा। आप सम्मन भेजते रहो, आना नहीं चाहेगा, तब वो सम्मन के साथ जो है वारंट भी कोर्ट जारी कर देगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें, सम्मन के साथ वारंट जारी होगा, तो ये दोनों बातें राइटिंग में कोर्ट को लिखना पड़ेगा जजमेंट के दौरान कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रीजन ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये रीजन ऑफ राइटिंग होगा। ठीक है, तो ये है आपका 91 देख लीजिए। देखिए 91 ये कहता है, हाँ 91, यहाँ 91 होना चाहिए। ठीक है, ये 91 होगा। ठीक है, 91 कहता है कि पावर टू टेक बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड फॉर अपीयर। देखिए जब वारंट जारी होता है ना, जब वारंट जारी होता है किसी पुलिस ऑफिसर के नाम से, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास एक पावर होती है कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण बताते हैं, मान लीजिए 16 साल की लड़की को वारंट जारी हो गया है उसको अपीयर होने के लिए, गवाही देने के लिए, चलो गवाही देने के लिए, ठीक है, और लड़की इग्नोर कर रही है, तो वो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर? मान लीजिए उसको सम्मन के साथ वारंट भी जारी हो गया है, वो लड़की कोर्ट को ये बिलीव है कि ये आएगी नहीं, ठीक है, जानबूझ के नहीं आ रही है, तो
जो सच ऑफिसर होता है वो जिस ऑफिसर के नाम से वो वारंट जारी हुआ रहता है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई रहती है एग्जीक्यूट करने की, वो उस लड़की को में एग्जीक्यूट ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ठीक है, मे का इस्तेमाल किया गया है। ये इस ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे आधारित होता है, एग्जीक्यूट ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड एक अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए 30,000, उसने कह दिया कि कोर्ट का अमाउंट है, ये आप डिपॉजिट कर दीजिए, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे और आप फलाना दिन कोर्ट में आ जाइएगा। लेकिन ये इसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, में लिखा होता है, ठीक है, ये इसके डिस्क्रिप्शन पे है कि बेल बॉन्ड पे आपको छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता, ठीक है। 30,000 मान लीजिए एक अमाउंट बता रहा हूँ कि इतने में आपको जो है, अच्छा ये जो ये ऑफिसर होता है, ये मैक्सिमम ऑफिसर यूपी में, मैं ये बता दे रहा हूँ, यूपी में मैक्सिमम जो है हेड कांस्टेबल होता है, और दिल्ली में ये एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको यही हेड कांस्टेबल को आप दीवान भी कहते हैं यूपी में, ठीक है। और एएसआई जिसके कंधे पे लगभग एक सितारा लगा रहता है दोनों साइड, ये होता है एएसआई, दिल्ली में ये करता है। और लेकिन इतना समझ लीजिए कि एग्जीक्यूट करने की जो पावर होती है कांस्टेबल, हवलदार के पास नहीं होती है, ठीक है, ये हवलदार नहीं रहेगा, वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता रहेगा। तो ये है आपका पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ये क्यों किया जा रहा है कि भैया आपसे मैं इसलिए भरवा रहा हूँ क्योंकि आप अपीयर हो जाना उस टाइम पे, मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपीयर हो जाना। मैक्सिमम पुलिस वाले जब किसी को नॉर्मली अपराधी नहीं होता है, गवाही वही के लिए आपको बुलाने आते हैं, और वारंट सम्मन कई बार गया है आपको और आप नहीं आए, इग्नोर किए, तो आपको वारंट जारी करते हैं सब, और उसमें ये बेल बॉन्ड ही साइन करवाते हैं। वो नॉर्मली घर जाते हैं और कहते हैं कल थाने आ जाइएगा, बेल बॉन्ड या इसके घर के गार्जियन को कहते हैं कि ये साइन करिए और फलाना दिन आप जो है कोर्ट में अपीयर हो जाइएगा, ठीक है। और अगर आप इस पे अपीयर नहीं हुए तो ये पैसा रख लिया जाता है, जब्त कर लेती सरकार, और ये जो है फिर उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है गिरफ्तारी वाला। तो ये है आपका 91। अच्छा, तो अब 92 क्या कहता है, भाई ऐसे भी लोग हैं कि जो बेल बॉन्ड अपीयर होने के बाद भी ना आए, ऐसे भी तो हो सकते हैं। ये आपका 92 है, ठीक है। 92 कहता है कि अरेस्ट और ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ठीक है। तो वही मैंने बता दिया कि अगर आपने मान लीजिए बेल बॉन्ड जारी भरा, बेल बॉन्ड या सिर्फ बॉन्ड भरा, अमाउंट भरा, मान लीजिए 30,000 रुपये भर दिया कि आपको किसी डेट के दिन अपीयर होना है, मान लीजिए 7 जुलाई को आपको कोर्ट में अपीयर होना है 2024। अब इस डेट को आप नहीं आया, तब कोर्ट क्या है आपके खिलाफ वारंट जारी कर देगी, अरेस्ट वारंट, ठीक है। सच कोर्ट हु इशू द वारंट, जिस कोर्ट ने उनको पहले सम्मन और वारंट जारी किया था, वही कोर्ट इनको वारंट जारी कर देगी, सेम कोर्ट, ठीक है। जिस कोर्ट ने इनको वो सम्मन और वारंट जारी किया था, वही कोर्ट इनको वारंट जारी कर देगी, एंड डायरेक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और कह देती है कि भैया इसको जो है आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाइए, उनको अरेस्ट करके आइए, वो उनको जितनी रिलीफ मिल गई है उस रिलीफ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। दिस इज द सेक्शन 92।